बिग बुलेटिन आप देख रहे हैं, मैं हूं विकास शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सचिन पायलट को करारा जवाब दिया है। निकाय चुनाव में जीत का श्रेय गुलाबचंद कटारिया को दिया। कहा उन्हीं की कड़ी मेहनत से बीजेपी का आज जीत की दिशा में एक कदम है। सचिन पायलट ने बीजेपी में जीत का क्रेडिट पर एक शिगुफा छोड़ा था और कहा था कि कटारिया की मेहनत की बदौलत बीजेपी जीती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई शुभकामनाएं नहीं दे रहा। थोड़ी देर पहले वसुंधरा राजे ने सीधे तौर पर कटारिया को जीत का श्रेय दिया। निकाय चुनाव में जीत का हीरो बताया कटारिया को सीएम वसुंधरा राजे ने। कटारिया ने जिताया लेकिन नहीं दिया श्रेय, ये पीसीसी चीफ का बयान था, जिसके बाद से हड़कंप बचा था बीजेपी के अंदर। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि अपने घर को नहीं देखा सचिन पायलट ने। उनका घर बर्बाद हो गया, दूसरे के घर में बर्बाद करने की कोशिश एक तौर पर हुई, लेकिन उसके बाद अब जवाब वसुंधरा राजे ने दे दिया है और यह जवाब बेहद करारा है सचिन पायलट के लिए। इन चुनावों का पूरा बीड़ा उठाया था माननीय कटारिया जी ने, और इस उम्र में भी उन्होंने बहुत मेहनत करी। मैं जहाँ मैं जाता था वहाँ उनको देखता था, मीटिंग कर रहे थे। लेकिन जब सुबह से मैं देख रहा हूँ, किसी भी भाजपा के नेता ने कटारिया जी को ना तो शुभकामनाएं दी हैं, ना उनका नाम लिया है, ना उनको बधाई दी है कि उनकी अगुवाई में इतना बड़ा चुनाव जो पूरे राजस्थान में हुआ था उन्होंने किया। अगर हमारे होम मिनिस्टर हमारे साथ नहीं होते तो मैं तो मानती हूं कि हमारा काम अधूरा होता। गुलाब जी की आवाज जिस तरीके से उस टेबल पे प्रणामी जी के साथ बैठ के एक एक किटकिट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि सिस्टम्स हम लोगों को लगाने होंगे। अगर सिस्टम कोई लगा देता है तो सिस्टम की उल्हाना कोई करता नहीं है, उसकी परवाह लोग करेंगे। और जब उनको लगता है कि भाई उसके बड़े आदमी के लिए भी वो रूल चलता है और छोटे आदमी के लिए भी वो रूल चलता है, तो कहते हैं कि सबके लिए अगर वो रूल चलता है तो फिर हमें कोई भी मुसीबत नहीं। सचिन पायलट ने बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ यह आरोप लगाया था और इससे हंगामा भी खड़ा हो गया कि क्या वाकई में गुलाबचंद कटारिया को श्रेय नहीं दिया। लेकिन अब बहुत ही करारा जवाब मिला है उन्हें वसुंधरा राजे की तरफ से और सीधे तौर पर वसुंधरा राजे ने कहा कि अगर गुलाबचंद कटारिया ना होते, उनकी एक एक जगह पर इतनी कड़ी मेहनत नहीं होती, तो बीजेपी इस फलक पर आज नहीं होती इस चुनाव में। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसके बाद कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सीएम ने करारा जवाब दिया। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह का जवाब मिला है, क्या सचिन पायलट अब कुछ बोल पाएंगे? इससे भी बड़ा सवाल एक और भी है कि क्या इस तरह की सूरत कांग्रेस ने जानबूझकर खड़ी करने की कोशिश की कि उनका घर बर्बाद है, वो कुछ कर नहीं पाए हैं, और फिर जनता सवाल पूछे। इससे बेहतर है कि एक ऐसा बयान दे दो जिससे बीजेपी के अंदर खलबली मचे, कांग्रेस के बारे में कोई पूछे भी ना। और हमारे साथ खास मेहमान अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर। अर्चना शर्मा जी हैं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और भी दो खास मेहमान हैं। अमिताभ जी, क्या वाकई में ये जवाब सचिन पायलट के लिए काफी होगा? बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ उन्होंने गंभीरता से ये कहा कि कटारिया को कोई श्रेय नहीं दिया गया। देखिए, सचिन पायलट ने जो कहा था वो स्वाभाविक है। उसके पीछे का जो मंतव्य था वो यही था कि भाई बीजेपी के भीतर, बीजेपी की हवेली में कुछ रार मचे, कुछ टकराव मचे, कुछ खलबली मचे। वो मंतव्य था, वो सामान्य जन भी समझ रहा था कि मंतव्य वही है। लेकिन दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाकी तो पार्टी के लोग अपने अपनी राय रखेंगे। दो बातें मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं। एक, इस बात के लिए शाम 6 बजे का इंतजार क्यों किया गया, एक ये भी सवाल है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने सुबह से अपनी राय रखनी शुरू की। गुलाब जी का स्मरण तब हो सकता था। 3 बजे हम लोगों ने इसी मंच पर यह बात मैंने कही थी कि मन बड़ा करिए, छोटे मन से बड़े काम नहीं होते। अगर नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में मैन ऑफ द मैच अमित शाह को बोल सकते हैं, तो यह बात इतने ही साफ ढंग से राजस्थान में क्यों नहीं कही जा सकती? वाजपेयी ने कहा था भाई छोटे मन से बड़ा काम नहीं होता। और अभी भी जो क्रेडिट दिया उसको बांट दिया। क्रेडिट तो दिया क्योंकि सचिन पायलट ने एक गेंद उछाली थी तो उसका उत्तर तो आना था, पीसीसी चीफ है आखिर, तो बांट दिया। उन्होंने कहा प्रणामी जी के साथ बैठकर गुलाब जी ने एक एक सीट पर जो मेहनत की उसके कारण ये परिणाम है। मुझे लग रहा है कि अभी भी मन पूरी तरह से, जैसा बिना किंतु परंतु के श्रेय
आना चाहिए था, जैसा अमित शाह के संदर्भ में आया केंद्र में। वैसी स्थिति तो नहीं बनी, लेकिन हाँ, कटारिया जी के लिए संतोष के विषय है कि इतना ही सही स्मरण तो किया पब्लिक फोरम पर। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ सलावत खान साहब हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अर्चना शर्मा के अलावा हमारे साथ मांगीलाल पारीक साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अर्चना शर्मा जी, जवाब है क्या अब कांग्रेस के पास? सीएम ने तो बहुत करारा जवाब दिया सचिन पायलट को, अपने घर को तो देखा ही नहीं। देखिए, करारा जवाब, अगर इतने छोटे मन की मानसिकता वाली मुख्यमंत्री हैं तो ऐसी बातें कर सकते नहीं, सचिन पायलट की मानसिकता क्या थी, किस मन की थी, वो बता दीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं वो ही बता रही हूँ। कुटिल उद्देश्य तो था नहीं सचिन जी का। सचिन जी ने जब बागडोर संभाली प्रदेश कांग्रेस की, तब से वो ऊर्जा का संचार करने के लिए पूरे राज्य के दौरे पर रहे। निकाय चुनाव की बात हो या उससे पहले के जो उपचुनाव की बात हो, निकाय चुनाव में भी प्रत्येक निकाय में जाने का उन्होंने काम किया। ऐसे में उनका सामना या उनके ऊपर किसी प्रकार का कमेंट था वो कटारिया जी की तरफ से आता था, और उन्होंने इस चीज को महसूस भी किया कि कटारिया जी को जब जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने उसका निर्वहन किया। और जब मीडिया को संबोधित करे तो मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा, और ये चीज तो मैंने भी महसूस की सवेरे जब मैं एक लाइव प्रोग्राम में थी। तो अभी अमिताभ जी कह रहे थे उनके प्रवक्ताओं ने कुछ नहीं कहा। प्रवक्ताओं को छोड़िए, उनके प्रदेश अध्यक्ष मुखारविंद से 2 बजे तक एक बार भी कटारिया जी को श्रेय देने का कोई प्रयास अर्चना नहीं किया जी, गया। या ये बात तो देश तब भर भी होती जब आपकी स्थिति बहुत मजबूत होती ना। देखिए, मजबूत और कमजोर की बात नहीं होती है, जो नहीं, सच्चाई किसकी है बात है? उसको तो मजबूत बयां और करना कमजोर की बात चाहिए। नहीं है तो किसकी बात है, आप बताइए। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, जो सच्चाई है वो तो बयां करिए ना। वसुंधरा जी क्यों श्रेय लेना चाहती हैं? वो तो एक दिन भी किसी भी निकाय के उस कार्यक्रम में नहीं गई। तो सचिन जी ने तो ये कहा सिर्फ कि भाई ये श्रेय तो कटारिया जी को जाता है कि इस उम्र के पड़ाव में भी उन्होंने जा करके जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया, तो उनको श्रेय मिलना चाहिए पार्टी की तरफ से। तो इसमें क्या बुराई है? एक तरीके से उन्होंने साफगोई के साथ जो बहुत अच्छी बात है, दूसरे घर की चिंता है, अपने घर की तो चिंता नहीं, यही तो हाल हुआ है। इसीलिए चिंता है, तभी तो उनको ये आभास हुआ। वो घूमे निकाय जाकर के उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधित किया, एकजुट किया, उनका मनोबल बढ़ाया, उनका हौसला अफजाई की। उस दौरान उन्होंने महसूस किया कि जिस प्रकार से वो घूम रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने अपने नेतृत्व का संचार और जिस प्रकार से ऊर्जा का संचार किया, उस प्रकार से कटारिया जी भी संलग्न थे, लेकिन मुख्यमंत्री तो कहीं दिखी नहीं। और फिर सबसे बुरी बात ये थी कि 2-2:30 बजे तक, जब तक अशोक परनामी जी श्रेय ले रहे थे, बिल्कुल आपकी नजर इसी पर लगी रही कि किसी ने कटारिया को शुभकामनाएं दी कि नहीं दी, कटारिया से किसी ने बातचीत की नहीं की, इस पर नजर तो इसी पर थी ना आपकी। पारीक साहब, ये कैसी स्थिति है? कांग्रेस ने अपने आप को तो देखा नहीं, सीधे तौर पर यह आरोप लगा दिया कि कटारिया साहब को किसी ने पूछा तक नहीं, और देखिए शाम होते होते सीएम ने कह दिया उन्हीं की बदौलत जीते हैं। कांग्रेस अब किस स्थिति में खड़ी होगी? सर, कांग्रेस के पास अपनी स्थिति सुधारने के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था जी, लेकिन ये मौका कांग्रेस ने गंवा दिया। और कटारिया साहब की बात है तो कटारिया साहब को मेरे ख्याल से ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है कि उनको कोई पूछे। वो अपने मन से उदयपुर में लगे हुए थे, उदयपुर में उन्होंने पूरी तैयारी की थी और वो तैयारी उनकी सक्सेस हुई है। और जाहिर तौर पर कैलाशनाथ भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, मुख्यालय से सीधे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहीं पर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सीएम ने कटारिया को श्रेय दिया। कैलाशनाथ जी, सचिन पायलट कह रहे थे कि कटारिया को किसी ने पूछा तक नहीं, सीएम ने आज कहा कि उन्हीं की बदौलत जीते हैं। कांग्रेस बताना क्या चाहती थी इसके जरिए? कैलाशनाथ जी, आपको आवाज मिल रही? ये तो कांग्रेस में सचिन जी बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते थे। मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ, सचिन पायलट ही बताएं कि वो क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि हार के कारण वो ये समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। अर्चना जी कह रहे हैं कि बौखला गए हैं कैलाश जी, समझ में नहीं आया उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरी विनम्रता के साथ इस जनादेश को स्वीकार किया है और उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ कहा कि हम इस हार को स्वीकार करते हैं और आगामी समय में कैसे पार्टी को मजबूत करना है, आगे की लड़ाई को कैसे लड़ना है, कैसे जनता के विश्वास में वृद्धि करनी है, उसके काम में लगेंगे। तो इसमें क्या बात है, उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ स्वीकार किया। लेकिन जब प्रेस वार्ता को संबोधित किया जाता है और मीडिया के कोई बंधु उनसे पूछ लेते हैं कि कटारिया जी तो बिल्कुल पीछे चले गए, उनका नाम कोई नहीं ले रहा, न प्रदेश अध्यक्ष को उनकी कोई ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही है कि उनको। अर्चना जी, अभी भी आप कहेंगे जब सीएम ने
इतना सब कुछ कहा, अभी भी आप यही कह रही सीएम हैं? तो देखिए यश लेने के लिए 6 बजे एयरपोर्ट से आई, आकर के उन्होंने जिस प्रकार से वक्तव्य दिया, वो तो देखिए एक जो मुखिया होता है पार्टी का, वो हर कार्यकर्ता को श्रेय देता है। उन्होंने कहा आप सबके बिना ये सब हासिल नहीं हो सकता था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि मुख्यमंत्री को स्वीकार सवेरे ही कर लेना चाहिए था। संचार का इतना बड़ा माध्यम है, सबसे कनेक्टिविटी हो सकती है। उनको अमिताभ जी, ट्वीट अभी करके तो कहना श्रेय की चाहिए था बात कि की, अब टाइमिंग पर बात आ गई है। जानकारी अमिताभ जी। नहीं है। 11 बजे प्रेस में मैंने सबसे पहले जी भट्ट साहब जी बोलिए बोलिए। 11 बजे मैंने प्रेस के अंदर गुलाब जी को, वसुंधरा जी को और माननीय हमारे अध्यक्ष जी तीनों को और पार्टी के नीचे तक के कार्यकर्ताओं को श्रेय पार्टी के निर्णय के अनुसार दिया है। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमने ये श्रेय नहीं दिया? नहीं, वो सचिन अच्छा पायलट को ठीक है नहीं भट्ट साहब, श्रेय की लड़ाई पायलट साहब ने शुरू की, वसुंधरा जी ने खत्म कर दी, विषय खत्म करिए, ठीक है ना। सचिन जी ने एक बात कही, वसुंधरा जी ने उसका उत्तर दे दिया, मन से दिया, बेमन से दिया, वो जाने, उनका काम जाने। अब आज जो नतीजे आए, लेकिन पार्टी ने भट्ट जब साहब, 11 बजे दे दिया, ठीक, अच्छी अग्निहोत्री बात, जी, अच्छी- पार्टी ने 11 बजे भैया, दे दिया। भट्ट साहब वसुंधरा मैं जी पे कह इनका रहा, कर अरे दो। मैं तो बहस में मैं कह रहा हूं 9 बजे दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं अब दूसरी बात कह रहा हूं, मेरा निवेदन यह है कि जो जनादेश आया है राजस्थान के शहरी मतदाता का, उस जनादेश का मेरी समझ ये कहती है कि वह जनादेश इस बात की ओर जरूर रेखा खींचता है कि जिस मन स्थिति में, जिस भावभूमि पर विधानसभा का जनादेश आया, उसके बाद लोकसभा का जनादेश आया, वो जादू कहिए, लहर कहिए, सम्मोहन कहिए, वो डाइल्यूट हुआ है, वो कमजोर हुआ है स्थानीय निकाय में। लोकसभा में जब आप गए तो 25 में से 25 कांग्रेस का खाता नहीं खुला। विधानसभा जब आप लड़े तो 200 में 163 आपकी, बाकी में सारा राजस्थान, सारी पार्टियां छोटी बड़ी सब मिला के, बसपा, मीना जी की, राजपा, साजपा, जितने थे सब, यानी आपने रोड रोलर चलाया। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मंगरौल में अगर 9 आपको मिली तो 5 इनको मिली। पार्षदों की संख्या अगर हम देखें, अभी छोड़ दे एक सेकंड को, वोट किसके पास कितने गए, अगर पार्षदों की हम संख्या देखें तो पार्षदों की संख्या यह बताती है कि राजस्थान के शहरी मतदाता ने नगर निगमों में कांग्रेस की उपस्थिति को भी मजबूती दी है। जो पार्टी पिछले लंबे अरसे से कोमा में थी, वो अचानक अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई क्या भट्ट साहब? अग्निहोत्री जी, मैं आपके विश्लेषण को चुनौती नहीं देता। आपका विश्लेषण अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान की जनता ने माना है कि नगर निकाय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने स्थानीय सरकार चलाने का अवसर दिया है। अब आपका जो ये विश्लेषण तकनीकी है, उसका ये अर्थ लगाना कि राजस्थान की जनता ने वैसा नहीं दिया, और सांसद वाला नहीं दिया, मैं उससे सहमत नहीं। मैं बताऊंगा पारिक साहब, हाँ सर। जालौर में 17 बीजेपी को दी, 10 कांग्रेस को दी। कांग्रेस आउटराइट रिजेक्ट तो नहीं की ना? नहीं, बिल्कुल भी। ऐसे में 40 उदाहरण दे सकता हूं, 45-46 में। झुंझुनू में 15 बीजेपी, 16 कांग्रेस। कोई बोर्ड कांग्रेस बनाएगी लेकिन भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगी। ये झाड़ू घोटाला करेंगे तो बीजेपी वाले पकड़ लेंगे, वैसे ही बीजेपी वाले कहीं झाड़ू घोटाला करने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस के लोग पकड़ लेंगे। उतने मेंबर्स अपोजिशन के रहेंगे हर हाउस में, हर वार्ड में। मैं ये कह रहा हूं, क्या इसका अर्थ ये नहीं हो कि कांग्रेस अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई, अब उसको अपने खान पान का ध्यान रखना है और ठीक ठाक चाल चलन रखेगी तो स्वस्थ हो जाएगी? पारिक साहब सर, बिल्कुल ठीक ठाक ही अगर ध्यान रखेगी तो आगे पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। पंचायत के चुनावों में कांग्रेस को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, और इसी स्थिति में रही तो ये एक बड़ा मौका था, वो तो गंवा दिया इन्होंने, और अब लास्ट मौका पंचायत का बचा है इनके पास। नहीं, मैं पारिक साहब दूसरी बात कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं भाई। पाली में 23 और 17, इसको आप एक तरफा मुकाबला कैसे मान लोगे? नहीं, एक तरफा मुकाबला नहीं, मैं वही तो आप समझ नहीं पाए, मैं वही कह रहा हूं। विधानसभा एक तरफा थी, लोकसभा एक तरफा था, स्थानीय निकाय राजस्थान में एक तरफा नहीं हुआ, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। इससे सहमत है कि नहीं, इस आकलन से? बिल्कुल सहमत हूं, एक तरफा चुनाव नहीं हुए हैं। बिल्कुल कांग्रेस ने बड़ा मुकाबला किया है, अच्छा मुकाबला किया है।
लेकिन इसमें थोड़ा सा जो लीडर हैं राजस्थान के, उनकी कुछ कमजोरियां रही है, कुछ उनका। पारिक साहब 6 महीने से लंघन कर रहा हो, मरीज खाट पर पड़ा हो, आप उससे कहोगे नहीं देखिए किया तो, लेकिन ये 500 मीटर की दौड़ नहीं दौड़ पाए, तो दौड़ तो नहीं दौड़ पाएगा। जब अस्पताल से आदमी निकलेगा तो टहल पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, थोड़ा तो समय लगेगा ना। कहना बिल्कुल सही है अर्चना जी, लेकिन क्या ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत माना जाए कि एक तरफा शासन किसी को नहीं? क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में राजस्थान का मैंडेट एक पक्षीय मैंडेट था। देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल आपका जो निष्कर्ष है उसको हम समझ रहे हैं और इसको स्वीकार। मैंने सारे का टोक देख लो 18 बीजेपी 22 कांग्रेस। दादागिरी नहीं कर सकती कांग्रेस, बोर्ड चेयरमैन बना लेगी, लेकिन रहना उसको पजामे के भीतर पड़ेगा, क्योंकि 18 लोग और निर्दलीय जिस दिन चाहेंगे उस दिन सत्ता पलट जाएगी। ये कांग्रेस के लिए अच्छा हो, भाजपा के लिए खराब हो, मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मैं मानता हूं लोकतंत्र के लिए अच्छा है। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र के लिए अच्छा था, तभी तो जनता ने उस परंपरा को तोड़ा और उपचुनाव में जहां संख्या बल के आधार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था विधानसभा में, वहां 3 सीटों पर हमें जिता दिया। यानी आईना दिखाने का काम किया कि यदि आपने सही काम नहीं किया तो हम आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आपने सही कहा कि एक पार्टी जो एक तरह से बहुत करारी शिकस्त का सामना करे, भले उसे आप मरीज की संख्या दे दें या आप ये कह दें कि साहब वो तो नस्नाबूत हो गई, लेकिन उसको उठने में शहने अपने विकास को गति देने में जो समय लगता है और जो प्रक्रिया होती है उसी के तहत उठा जा सकता है। एकदम से बूस्ट अप होने से तो जनता भी जान रही है। मैं तो कई उदाहरण दे रहा हूं। मंगरौल है, मंगरौल में 9 बीजेपी 5 कांग्रेस, कहां से एक तरफा चुनाव है भाई? कहीं का देख लो उदाहरण, एक तरफा बिल्कुल नहीं, बलोतरा का देख लो, चित्तौड़गढ़ का कहीं का देख लो। ये विधानसभा का परिणाम नहीं, लोकसभा जैसा परिणाम नहीं है। बिल्कुल, ये चेक एंड बैलेंस को भी जनता समझती है कि एक तरफा जनादेश दे करके और इनके हाथ में ऐसी लगाम नहीं देने वाली थी कि उसको खींचे और जनता का अहित हो जाए। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये तीसरा जो सरकार है, शहरी सरकार है, जनता इनके खिलाफ जनादेश देती तो ये महसूस कर रही थी जनता कि वो अवरुद्ध होता विकास। तो उन्होंने कहा कि 4 वर्षों तक इनके शासन के अधीन रहना, तो ठीक है कि ऐसा जनादेश दे दिया जाए कि काम भी कर ले और इनको चेक करने के लिए कांग्रेस को भी बैलेंस किया जाए। और वोट परसेंटेज भी अमिताभ जी हमारा बड़ा है, जितने भी नहीं, वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है। भट्ट साहब नहीं, एक बात और है, एक बात और है अमिताभ जी, अभी विकास जी बोल रहे थे कि सब वसुंधरा राजे जी ने ऐसा कहा, सचिन जी ने कटाक्ष कर दिया। भाई मैं कहती हूँ सचिन जी ने तो वास्तविकता से रूबरू करा है, लेकिन वसुंधरा जी का बड़ा मन तो तब होता कि वो वहां खड़े होकर कटारिया जी के साथ साथ तो जनता का भी धन्यवाद देती जिसने जनादेश दे करके और उनको खुश होने का मौका दिया, क्योंकि वो जिस प्रकार के मंतव्य के साथ राज कर रही है वो तो उद्विग्न है। छोड़िए उस मंतव्य को छोड़ दें, अभी जनादेश की बात करने भाई जी। एक जनादेश भट्ट साहब 15 आपको दिए तो 16 इनको दिए, या 16 इनको दिए तो 15 आपको दिए। जनता ने ये निर्णय दिया है, क्या कहेंगे इस निर्णय को? देखिए मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर ये जो व्यवस्थाएं हैं, 2 दलीय व्यवस्थाएं हैं, 3 दलीय व्यवस्थाएं, इसको कौन समाप्त करना चाहता है? लेकिन लोकसभा में तो समाप्त हो गया था भट्ट साहब। लोकसभा में तो एक दलीय हो गया। चाहता है नो, लोकसभा में एक दलीय हो गया। आप जो कह नहीं, आप हमसे क्या, अरे वो जो हुआ वो जनता का निर्णय सिरोधारी है, लेकिन पूरे देश में क्या हुआ? पूरे देश में चेक एंड बैलेंस है कि नहीं है? आप राजस्थान को लेकर क्यों बहस कर रहे हैं? आप अग्निहोत्री जी पूरे देश को लेकर बहस चुनाव राजस्थान की चुंगी का हुआ और बहस क्या वाशिंगटन में करूंगा? श्याम पारिक जी, चुनाव राजस्थान की चुंगी का हुआ, नहीं, संसद को म्यूनिसिपैलिटी से मत जोड़िए अग्निहोत्री जी, आप संसद को इससे मत जोड़िए। आज तो चर्चा इसी की होगी। संसद के अंदर कुछ और हुआ है, यहाँ कुछ और हुआ है। मुझे 46 में से श्याम भाई 4 या 5 मैं अध्ययन कर रहा था, 4 या 5 ऐसे निकाय हैं जिनमें एक तरफा मैंडेट है, बाकी 41 में या 40 में चेक एंड बैलेंस का मैंडेट है। क्या किसी के फेवर में आया हो? जबकि विधानसभा और लोकसभा दोनों जनादेश। आपको ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस, अरे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को वोट पड़ा है राजस्थान में। हम कौन कह रहा है कि कांग्रेस नहीं है राजस्थान में? मैं बहस नहीं समझ पा रहा। नहीं, मैं बात कांग्रेस भाजपा की बात
भट्ट साहब आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे लेकिन मालिक। बीजेपी को पसंद किया है, ना, बीजेपी को मैं क्या- दायित्व दिया है, जिम्मेदारी दी है। मैं ये बात ही नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक दलीय व्यवस्था की ओर कोई चीज बढ़े वो शायद लोकतंत्र के लिए बहुत मुफीद नहीं होती। राजस्थान की जनता ने इसको नहीं बननी महसूस चाहिए। किया, ये मैं कह रहा हूं। श्याम पारिक जी, ऐसा महसूस किया राजस्थान की जनता ने? कांग्रेस की मैंडेट जिम्मेदारी बताता है कि वो अपने संगठन को खड़ा करे। अब वो आप अब नहीं है तो आपके माध्यम से, आपके हमारे इनके अर्चना जी के माध्यम से खड़ी होगी ना कांग्रेस, कहां दिक्कत है? अलवर में 23 बीजेपी, 11 कांग्रेस, 20 निर्दलीय। कहीं सर, एक उसमें तो तरफ एक के माथे पर पूरा रोली चंदन लगाया ही नहीं जनता ने। और अलवर के नतीजे अगर आप देखें तो बेहतरीन नतीजे हैं लोकसभा विधानसभा के नजरिए से देखें अब तो इससे यही है कि शहने शहने हम फिर उसी स्पीड को पकड़ चलिए, रहे हैं। बहुत और अच्छा है। भारतीय जनता अर्चना पार्टी जी, जो कहते हैं ना कि जी अर्चना जी बहुत अच्छी बात है कि स्पीड और भी बढ़ सकती है। कैसे हम आपको बताते हैं, अगर हम किसी से हार जाएं और हम ये पूरा मंथन करें कि हमारे हारने के कारण क्या थे, और ठीक हम ये कहें कि देखिए हम तो जो हारे हैं उस पर कुछ ना बोलें, दूसरा कैसे जीता है उसकी नुक्ताचीनी करें, तो फिर जो मरीज है ना वो स्वस्थ होने की रफ्तार बहुत धीमी पड़ जाती है। देखिए विकास जी, कोई नुक्ताचीनी नहीं करे। जिस विनम्रता के साथ जनादेश को पहले भी स्वीकार किया 2 बार, वैसे ही आज भी स्वीकार किया, लेकिन वास्तविकता को बोलने में लोकतंत्र में काम मनाई है भाई। आप उन वरिष्ठ नेताओं को तो हाशिए पे रख दो जिनके आधार पर आप पार्टी को बढ़ा रहे हो। घनश्याम तिवारी जी का हश्र आपने देख ही लिया, कटारिया जी बेचारे घूमते रहे इस उम्र में भी। तो अगर सचिन जी ने सद्भावना के तहत ये बता दिया कि भाई उनको भी थोड़ा सा श्रेय दे दो, बता क्योंकि दीजिए, बहुत छोटा सा जवाब समय की कमी है। कहा ही नहीं कटारिया जी ने एक कुछ भी किया बड़ा है। मंत्री तो किसी ये तो ना बेचारे कटारिया जी पार्षद को को श्रेय जिताने देंगे ही ना नहीं ये गया। जनता को श्रेय देंगे। आप क्या ये तो घनश्याम जी सिर्फ को एक लेके मुट्ठी बैठे, होकर आपके के पार्टी अगर के आपके एकाधिकारवाद विचार की नीति कैंडिडेटों को के श्रेय साथ देंगे। आपके लोग वसुंधरा चले जी जाते का तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, नतीजे आ ही चुके हैं जी। कांग्रेस से जवाब लिया जाएगा, बीजेपी से भी लिया जाएगा, उसी का नतीजा है। ठीक है। समय की कमी है। अमिताभ जी, मैं मानता हूं 3 बजे भी जब मैं बहस में बैठा था तो मैंने एक बात कही थी, उसी बात को यहां रेखांकित करूंगा। ये तो बीच बहस में सचिन पायलट ने एक टिप्पणी कर दी थी तो ये मसला आ भी गया, वरना मेरी दृष्टि में ये मसला इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि किसने किसको क्रेडिट दिया। और अव्वल तो सैद्धांतिक तौर पर दूसरे को इसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर कि दूसरे के घर में कौन किसको क्रेडिट दे रहा है, वो उनका अपना विषय है, वो आप किसी को माला पहनाए। कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द भाई? एक बात समझ में, इसका मतलब है आपका मंतव्य कुछ तो चुहल करने का था ही, उस चुहल का जवाब दे दिया वसुंधरा राजे सिंधिया ने। उनको भी जवाब देने का अधिकार है और देना भी चाहिए। लेकिन मैं इस पूरे व्यापक फलक पर जब देखता हूं इस मैंडेट को, तो मुझे लगता है 2-3 चीजें इसमें बड़ी साफ है कैलाश जी। मुझे पता है मंच पर स्वीकार करना मुश्किल होगा, लेकिन 2-3 चीजें बड़ी साफ हैं। पहली चीज, जादू टोना सम्मोहन मिरेकल मैजिक, इन पर राजस्थान की राजनीति अब नहीं चलेगी, ये जान लीजिए। काम पर वोट होगा, कोई आगे रहे, हो सकता भाजपा ही आगे रहे कांग्रेस से, ये 40 रहे, भाजपा 60 रहे, 65 रहे, लेकिन रोड रोलर नहीं चलेगा। 1977 और 1984 जैसी स्थिति अब नहीं दिखती। ये मैंडेट इतना संकेत देता है राजस्थान के शहरी मतदाता का। एक चीज, ये बड़ी चीज है राजस्थान में, इसको समझना होगा। जो मैजिक पर पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स ऑफ मैजिक, वो नहीं है। अब काम पर जीत होगी, आगे चलेंगे तो काम पर चुनाव होगा, जैसे सब पार्टी लड़ती वैसे आप भी लड़ोगे, कांग्रेस भी लड़ेगी। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, वो अगर मिशन 46 का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो उसकी समीक्षा अगर आज की जाए तो 2 कारण समझ में आते हैं। एक, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने को बहुत अच्छा काम कर दिया इन 10-11 महीनों में, ना, ये तो खुद भी नहीं खड़े हो पाए ढंग से, लेकिन शायद जनता की जितनी अपेक्षाएं थी सरकार से, उसको वो डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं मिला, इसलिए कहीं कहीं उसका जो खिन्नता है वो इस जनादेश में दिखती है। जहां उसने कांग्रेस को बराबर लाके खड़ा कर दिया, 2-4 सीट ऊपर नीचे, 18 बीजेपी 22 कांग्रेस, ये 22 कांग्रेस बीजेपी तो 18 कांग्रेस। एक, और दूसरा मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के घर में जब आप लोकसभा लड़े और विधानसभा लड़े तो एक मन से पार्टी खड़ी हुई। यहां तक आते आते पार्टी में मतभेद और मनभेद दोनों हो गए थे। उसने भी शायद मिशन 46 को थोड़ा पीछे खींचा। ऐसा इस पूरे
परिदृश्य की समीक्षा से लगता है। और तीसरी और अंतिम बात जो मुझे समझ आई वो ये आई, कांग्रेस, मैं अक्सर कहता हूं कांग्रेस फिनिक्स है भारत की राजनीति की। एक उदाहरण नहीं, 85 उदाहरण, 85 राज्य के उदाहरण। कांग्रेस साफ हुई और फिर प्रकट हुई, फिर साफ हुई, फिर प्रकट हुई। यह कांग्रेस के उत्थान का जनादेश नहीं है, यह कांग्रेस के अस्तित्व की गवाही का जनादेश तो है ही। अन्यथा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव देखने के बाद कोई यह भविष्यवाणी करने का दुस्साहस नहीं कर सकता था कि स्थानीय निकाय में कांग्रेस इस स्थिति पर खड़ी होगी। नहीं, कोई नहीं कर सकता था। और वो तब जब कांग्रेस ने कोई ऐसा, श्याम पारेख मेरी बात की गवाही देंगे, कोई ऐसा भी नहीं किया कि पूरे राज्य भर में कोई विकट आंदोलन कर दिया हो, 1-2 लाख लोग जेल गए हो, कुछ नहीं। ये भी रजाई ओढ़ के सोते रहे, ये भी सोते रहे, लड्डू खाते रहे और सोते रहे। इन्होंने भी कोई ऐसा नहीं किया कि जनाक्रोश को भुनाया हो या कोई बहुत भारी संघर्ष किया हो जनतंत्र में, नहीं। फिर ये जो परिणाम है ये क्या बताता है? ये परिणाम शायद ये बताता है कि जो मौजूदा राज्य की सरकार है भट्ट साहब, उसको डिलीवरी मैकेनिज्म और अच्छा करना होगा। परिणाम जनता को दिखने चाहिए। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए, अच्छा होगा, ये सब चीजें उसने सुनी और उस पर भरोसा किया और वोट दिया। यहां जो वोट हुआ है वो इस बात पर भी हुआ है कि भैया मजा नहीं आया ना। ये भी भाव है राजस्थान का, ये देख लीजिए, 15-16 पार्षदों की संख्या एक जगह पर, 15 आपकी और 16 उनकी, या 16 उनकी 15 उनकी। ये कैसे स्थिति बन गई इतनी जल्दी? ये तो शहरी मतदाता है ना, ये अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, बहस मुबाहिसे में शामिल होते हैं। ये लोग 6 बजे तो सोते नहीं। गांव का जीवन अलग है, शहर का अलग। अगर उन्होंने ये मतदान किया है तो भाजपा को इस मतदान को समझना चाहिए। और कांग्रेस से मैं कहूंगा, बाय डिफॉल्ट आपको जो जीत मिली है इसको सहेज कर रखिए, इससे सीखिए, अपने पैरों को मजबूत करिए। भारत के लोकतंत्र में एक दलीय व्यवस्था का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस की जगह भाजपा होती तो मैं भाजपा के भी पक्ष में खड़ा होता और भाजपा से भी यही अपील करता कि आप अपने को मजबूत करिए। एक दलीय शासन अंततः निरंकुशता की ओर जाता है और जनता के पास कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होता। किसी पार्टी का शासन हो, कोई राजा हो, राजस्थान की जनता ने बुद्धिमानी का परिचय दिया, मैं ऐसा मानता हूं। यह कांग्रेस पर निर्भर करेगा वो अपने को कितना सुधार पाती है, एक सक्रिय कर पाती है, और दूसरा भाजपा पर भी निर्भर करेगा कि अगर उसकी सरकार परिणाम देने वाली रहती है राज्य की और अब स्थानीय निकायों पर, अगर आप पानी, बिजली, सड़क, खड़ंजा, नाली, पार्क, इन सबको मेंटेन कर ले जाते हैं तो हो सकता है फिर आप मैडम का मैजिक टाइप का कोई फ्रेज आप पर फिट बैठे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बिना जादू वाली दोनों पार्टियां लड़ेंगी, एक 18 रह जाएगी, एक 20 हो जाएगी। 20 और 0 या 18 और 2 नहीं होगा राजस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। पारेख साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कैलाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।